सिम्पटम्स ऐसे क्या हैं जो हमें स्टार्टिंग में अगर पता चल जाए तो हम इस बीमारी को ही रोक सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में लोग सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं पहले तो। गर्दन में कोई गाँठ हो जो हमने वैसे ही इग्नोर करके छोड़ दिया है महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो भी एक शुरुआती लक्षण हो सकता है कैंसर का। पॉल्यूशन भी रोल प्ले करता है? येस, पोल्यूशन आल्सो प्लेज़ अ रोल बट देयर आर सम थिंग्स दैट मैम पॉल्यूशन से क्या मतलब लंग्स कैंसर या लंग कैंसर हो सकता है, और टोबैको यही मेजर रीज़न है? मेजर रीज़न टोबैको है। स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी डर का माहौल है और डर भी इसलिए है कि लोगों को कहीं ये लगता है कि अगर मैं इस बीमारी की चपेट में आया, तो मेरी लाइफ कितनी लंबी चलेगी और अगर चलेगी भी तो मुझे क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, क्या लाइफ टाइम मेरी मेडिसिन चलती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुगंधा आर्यन जो कि एक कैंसर सर्जन है। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो मैम एक बेसिक सा सवाल जो लोगों के मन में ये आता है कैंसर को लेकर कि सिम्पटम्स क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि कोई इंसान जब कुछ सिम्पटम्स आते हैं और वो ट्रीटमेंट कराने जाता है तो पता चलता है तो 4th स्टेज में है। तो सिम्पटम्स ऐसे क्या हैं जो हमें स्टार्टिंग में अगर पता चल जाए तो हम इस बीमारी को ही रोक सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में लोग सिम्पटम्स को इग्नोर करते हैं पहले तो, जब तक कि वो सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएँ। सो एक कुछ सिम्पटम्स ऐसे हैं जो अगर जल्दी लोग पकड़ लें या लोग तो ना पकड़ें बट एटलीस्ट वो किसी डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ जाके दिखाएँ तो डॉक्टर विल से कि ओके देयर इज़ समथिंग फिशी, देयर इज़ समथिंग समथिंग टू बी वरी ऑफ एंड देन वो कोई टेस्ट बताएँगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब ऐसे सिम्पटम्स क्या हैं? जैसे हम बात करें सबसे पहले मुँह के कैंसर के बारे में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और खैनी, तंबाकू लोग खाते हैं, है ना? तो उससे मुँह का कैंसर ज़्यादा होता है। तो जो मुँह का कैंसर है उसका पहला सिम्पटम होता है कि कोई एक ऐसा घाव, कोई एक ऐसा छाला जो कि भर नहीं रहा। महीना हो गया भर नहीं रहा। लोगों ने दवाई लगा ली, लोगों ने कुछ दवाई खा ली, थोड़ी-सी अल्टरनेटिव मेडिसिन की भी दवाई खा ली बट वो भर नहीं रहा। तो वो एक शुरुआती लक्षण हो सकता है कैंसर का। कोई दाँत जो अपने आप हिल रहा हो, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो वो एक शुरुआती लक्षण हो सकता है जबड़े के कैंसर का। गर्दन में कोई गाँठ हो जो हमने वैसे ही इग्नोर करके छोड़ दिया है महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो भी एक शुरुआती लक्षण हो सकता है कैंसर का। ये बात हमने करी मुँह के कैंसर की। और नीचे आएँ स्तन कैंसर में, छोटी से छोटी गाँठ कैंसर की हो सकती है। अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि महिलाएँ थोड़ी शर्म, हया की वजह से या जिस भी वजह से वो बताती नहीं हैं कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो जब गाँठ बड़ी हो जाती है तब उन्हें लगता है कि अच्छा अब ये कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो जो समय हमने दिया गाँठ को छोटी से बड़ी होने में, उसमें कैंसर का स्टेज जो है वो स्टेज 1 से स्टेज 2 या स्टेज 3 हो गया। और हम बात करते हैं इसके बाद फेफड़ों के कैंसर के लिए, साधारण सी खाँसी भी कैंसर का एक सिम्पटम हो सकता है या फिर खा बलगम में खून आना, कभी मुँह से खून आना, ये सारी चीज़ें कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा एक बार हमें खून आया ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो किसी भी वजह से हो सकता होगा और उसके बाद उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर वही चीज़ जब धीरे-धीरे बढ़ जाता है, तो कैंसर भी तो बढ़ रहा है ना, जैसे-जैसे आपके सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, वो कैंसर भी बढ़ रहा है, तो ये एक दिक्कत होती है। और बात करें हम आहार नली के कैंसर की, उसका सिम्पटम हो सकता है कि खाने में दिक्कत होना, खाना अटकना, ऐसी और भी बात करें हम पेट जो अ, हमारा पेट है उसमें कई अंग हैं, उसमें कहीं का भी कैंसर हो सकता है जैसे पैनक्रियाज़ का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर हो गया। तो इसका अगर साधारण से साधारण पेट दर्द भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें बच्चेदानी के रास्ते से खून और पानी आना, ये एक ऐसा सिम्पटम है कि लोग इग्नोर कर लेते हैं। बिना किसी जाँच के ऑपरेशन करा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल, तो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो कारण क्या हैं जिसकी वज़ह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक तो जेनेटिक्स हो गया, इसके अलावा और क्या रीज़न है? जेनेटिक्स, इन टुडेज़ टाइम पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी रोल प्ले करता है? येस, पॉल्यूशन आल्सो प्लेज़ अ रोल बट देयर आर सम थिंग्स दैट मैम पॉल्यूशन से क्या मतलब लंग्स कैंसर या लंग कैंसर हो सकता है। पॉल्यूशन से मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है। पॉल्यूशन से मतलब है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जो जब हम साँस लेते हैं, तो पॉल्यूशन में उसमें कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं, तो वो लंग कैंसर कॉज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि हम क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। आप साँस लेना अवॉइड नहीं कर सकते, आपको साँस लेना है।
इसी जगह पे। बिल्कुल। आप खाना खाना अवॉइड नहीं कर सकते। तो पेस्टिसाइड अब सब लोगों को ऑर्गेनिक फूड तो नहीं मिल रहा, तो जो खाना है आपको वो खाना पड़ेगा। आप पानी पीना अवॉइड नहीं कर सकते, बट देयर इज़ वन थिंग जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ टोबैको एंड अल्कोहल। लेकिन पता नहीं क्या लत है कि लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैम जैसे कैंसर के स्टेजेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमें ये क्यों देखने को मिलता है कि इंसान जब टेस्ट कराने जाता है तो उसका फोर्थ स्टेज ही आता है, फर्स्ट सेकंड पे सिम्टम्स क्यों नहीं आते? ये चीज़ें ना मैक्सिमम जो है ये इंडिया में है, या यूँ कहिए कि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है कि जब लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो वो स्टेज 4 में आता है। क्योंकि लोग टेस्ट कराने ही तब जाते हैं, जब उन्हें दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब दिक्कत थोड़ी होती है तो वो मैम लेकिन टेस्ट में हमने बहुत सारे पेशेंट से ये सुना है कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी अभी कुछ टाइम से परेशानी आई और टेस्ट कराया तो सीधा फोर्थ स्टेज में आया। उनका ये कुछ टाइम कम से कम 3 महीने का होगा। तो ये जो 3 महीने उन्होंने लगाए हैं, तो उसमें फिर कैंसर बीमारी बढ़ती चली गई और इस स्टेज तक आ बिल गई। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी-कभी बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो जल्दी-जल्दी डिवाइड करते हैं। सो इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो 3 महीने कैंसर के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है वो 3 महीने। बिल्कुल। तो मैम जैसे स्टेजेस की अगर हमने बात की है तो वो कौन से स्टेजेस जहाँ से हम नॉर्मली वो इंसान जो है वो वापस अपनी लाइफ़स्टाइल में आ सकता है ना, नॉर्मल हो सकता है, इस बीमारी से हम वो छुटकारा पा सकता है? ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी भी पेशेंट का स्टेज 1 में ट्रीटमेंट हो गया, तो he will be fit and fine. Stage 2 and 3 also he will be fit and fine, but there as the stage increases, there are high chances of disease recurrence. So in stage 2 we can say there is 5 to 10% of chances of disease recurrence, and in stage 3 it is more than 20% chance of मतलब जो फोर्थ स्टेज वाले पेशेंट भी ठीक हुए हैं? फोर्थ स्टेज रेयर। नॉट एवरी फोर्थ स्टेज में सब लोग ठीक नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ पेशेंट्स हैं जो फोर्थ स्टेज में भी ठीक हो जाते हैं। उनको फिर हम ठीक नहीं बोलते, उनको हम कहते हैं कि वो अभी डिजीज से फ्री है। तो मतलब इससे चांसेस है कि फिर से हो सकते हैं? हाँ, चांसेस है, स्पेशली फोर्थ स्टेज में चांसेस है, क्योंकि फोर्थ स्टेज का मतलब है कि हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं ट्यूमर के सेल्स घूम रहा है, तभी तो वो फोर्थ स्टेज में पहुंचा ना। फोर्थ स्टेज का मतलब होता है कि कैंसर किसी एक जगह का ब्लड से घूमते हुए दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो वो ब्लड में अगर घूम रहा है तो जो भी कीमोथेरेपी चली है उनसे, जिससे वो अभी डिजीज फ्री है, बट फिर भी एक ऐसा चांस होता है कि हो सकता है इन फ्यूचर मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स, नो वन नोज, कोई जानता नहीं है कि कितने साल बाद, लेकिन वो वापस आने का चांस है। तो अगर हम कहें कि 50% में वापस आएगा, 50% में नहीं आएगा, ये सोच के अगर हम ट्रीटमेंट ना कराएं, तो हमें पहले से तो नहीं पता ना कि हम कौन से 50% में जाने वाले हैं, ठीक होने वाले में या नहीं ठीक होने वाले में। बिल्कुल। हम ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेज वाइज मैम आपसे समझते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ट्रीटमेंट कैसे चलती है? हर कैंसर, हर अंग का अलग-अलग तरीके से ट्रीटमेंट चलता है। जैसे कि अगर हम मुँह के कैंसर की हम अभी 3 मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करते हैं, ठीक है? हम्म। मुँह का कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया और सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो मुँह के कैंसर में स्टेज 1, 2 में सर्जरी करते हैं पहले, उसके बाद उसके हिसाब से मतलब हिस्टोपैथोलॉजी जो भी आती है उसके हिसाब से आगे रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं वो देखते हैं, ठीक है? स्टेज 3 में डिपेंड करता है, इफ द सर्जन इज़ कंफर्टेबल एंड द डिज़ीज़ इज़ लाइक लिमिटेड, तो स्टेज 3 में भी हम सर्जरी कर सकते हैं पहले। कुछ स्टेज 3 ऐसे होते हैं कि जिसमें दैट वी कॉल बॉर्डरलाइन ऑपरेबल ओरल कैंसर, तो उसमें पहले कीमो या रेडियोथेरेपी दी जाती है और फिर सर्जरी की जाती है। स्टेज 4 में बेटर कि उन्हें कीमोथेरेपी दी जाए, क्योंकि सर्जरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। अब हम आते हैं स्तन कैंसर के बारे में। स्तन कैंसर में स्टेज 1 में तो हम पहले सर्जरी कर देते हैं और फिर उसमें कई बार कीमो की ज़रूरत पड़ती नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने उनका स्तन बचाया है या नहीं बचाया। हाँ, सर्जरी का मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि वो पार्ट क्या हम बॉडी से रिमूव कर लेते हैं? बिल्कुल, सर्जरीज़ में कैंसर का पार्ट रिमूव करते हैं, प्लस कैंसर के कण कैंसर की जगह के आस-पास भी होते हैं। तो कैंसर जितना दिखता है ऑपरेशन उससे ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन स्तन कैंसर में ऐसा नहीं है कि स्तन कैंसर हो गया तो स्तन ही निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देयर
2 तरीके के स्तन कैंसर की सर्जरी होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं मैस्टेक्टमी और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। उसमें पेशेंट का ब्रेस्ट बचाया जाता है। हालाँकि फिर स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में इट इज़ बेटर कि हम पहले कीमोथेरेपी दें, फिर सर्जरी करें और फिर रेडियोथेरेपी दें। बिल्कुल। मैम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इसके बारे में कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी? जैसे कि कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ मैं तो कीमोथेरेपी कैंसर की दवाई होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं ना बुखार की दवाई क्या होती है? पैरासिटामोल। तो वैसे ही कीमोथेरेपी कैंसर की दवाई होती है, जिसको कि नॉर्मली इंजेक्शन से दिया जाता है। कुछ टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी ऐसा नहीं है कि शरीर के हर कैंसर के लिए एक ही कीमोथेरेपी है। वो कीमोथेरेपी भी अलग-अलग होती है शरीर के हर कैंसर के लिए। और रेडियोथेरेपी इज़ रेडिएशन थेरेपी जिसको आम भाषा में सिकाई बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट कि गर्म पानी से सिकाई और समथिंग, इट इज़ रेडिएशन की एक मशीन होती है जिसमें आपको लिटाया जाता है और जो टारगेट ऑर्गन होता है जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे रेडिएशन जो रेज़ आती हैं उसको और वो फिर कैंसर सेल्स पे काम करती हैं। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि कीमोथेरेपी को लेकर एक नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि बाल जो उसको होते हैं पूरे झड़ जाते हैं। तो ये रीज़न क्या है इसके? एक्चुअली जो कीमोथेरेपी होती है वो एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में जो भी सेल्स बहुत ही रैपिड डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत रैपिड डिवाइड करते हैं तो कीमोथेरेपी उन पे एक्ट करती है। ऐसे ही शरीर के और भी जो हिस्से हैं जो कि बहुत ही जिनके सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं उन पे कीमोथेरेपी असर करती है। जैसे कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी जो है हेयर फॉलिकल्स पे असर करती है तो उस टाइम के लिए बाल गिर जाते हैं क्योंकि नए बाल तो आ नहीं रहे। वैसे ही हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो भी रैपिडली डिवाइड करते हैं तो हमारे ब्लड सेल्स पे भी कीमोथेरेपी असर करती है। लेकिन ये जो सारे जो भी इनके एक तरह से यूं कह लीजिए ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि माइनर होते हैं और पेशेंट इनसे रिकवर कर जाते हैं आराम से। इसीलिए आपने देखा होगा कीमोथेरेपी साइकिल्स में लगती हैं। ऐसा नहीं कि लगातार रोज इंजेक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, क्योंकि वो जो टाइम है वो बॉडी को रिकवर करने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, तो और इसका ड्यूरेशन क्या होता है कीमोथेरेपी का? मैंने वही कहा कि कुछ लोगों को 2 हफ्ते में लगती है, कुछ लोगों को 3 हफ्ते में लगती है। हर अंग के लिए अलग-अलग नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं। जैसे स्तन कैंसर की बात करें, तो उसमें 8 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करें, उसमें 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन कि किस अंग का कैंसर है और प्लस कौन से स्टेज में कैंसर है। बिल्कुल। तो मैम हम ओरल कैंसर की बात कर लेते हैं, तो क्या स्मोकिंग और टोबैको यही मेजर रीज़न है? मेजर रीज़न टोबैको है। जो हमारे देश में गुटखा, पान मसाला, नॉट पान बट उसके अंदर जो ज़र्दा होता है वो, इसके अलावा खैनी, सो स्मोकिंग भी, बट जो ज़्यादा इसमें एक्टिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टोबैको है। टोबैको की वजह से ज़्यादा चांसेस हैं ये कैंसर होने के। तो मैम इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? इसमें भी चांसेस हैं कि वो इंसान ठीक हो सकता है? बिल्कुल, अगर स्टेज 1 में पेशेंट आता है तो वो ठीक हो जाता है, बट टोबैको का एक दिक्कत ये भी है कि वो मुँह को अब इंसान ने टोबैको खाया तो वो तो पूरे मुँह से खाया ना, तो वो ये होता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि उसे किसी और साइट पे कैंसर डेवलप कर जाए। तो ट्रीटमेंट तो है, अगर उसे कैंसर हुआ है वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन एक ये रिस्क रहता है कि कहीं और फिर उसे कैंसर आ जाए। ब्रेस्ट में कई तरह की गाँठें होती हैं, तो कई बार तो ये सोच के महिलाएँ रह जाती हैं घर में कि ये तो ऐसे ही गाँठ होगी। और इस ये सोच के वो कैंसर को भी इग्नोर कर देती हैं और कई बार महिलाएँ इतना अधिक डर जाती हैं कि जो कैंसर की गाँठ नहीं है, उसके लिए भी वो डर जाती हैं कि ये तो कैंसर ही है। तो अगर आपके स्तन में कोई गाँठ है, तो बेहतर होगा कि किसी डॉक्टर से उसकी जाँच करा लें। वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ जाँचें करा लें, कन्फर्म हो जाए। डरने से कैंसर से भागा नहीं जा सकता, कैंसर से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, तो क्या मेल में भी चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के? हाँ, इनफैक्ट मैंने आज ही ऑपरेट किया है एक मेल ब्रेस्ट कैंसर को। रेयर है, लेकिन होता है। तो फिर इसमें कैसे ट्रीटमेंट कर दें? क्या इसमें अगर पार्ट ऑर्गन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, ट्रीटमेंट सेम है जैसे कि फीमेल में होता है, लेकिन मेल में हम मेरे पास ब्रेस्ट कंज़र्वेशन के लिए कुछ नहीं होता, तो उसमें मस्टेक्टमी ही होती है। तो क्या ये भी जेनेटिक्स है? हाँ,
ये भी जेनेटिक्स। इसके बाद कुछ ऐसा बताओ मतलब कि आपके सामने ऐसा कुछ क्रिटिकल केस आया हो और फिर उसके बाद वो पेशेंट ठीक होके भी गया, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना मतलब मेंटली वो प्रिपेयर रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है अगर किसी को कैंसर होता है तो उससे लड़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमारे तो इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास कई ऐसे केसेज़ आते हैं जो स्टेज 4 में आते हैं और उसमें से कई पूरी थेरेपी लेके अभी ठीक भी चल रहे हैं, दिखाने भी आते हैं उनको। मेरा ऐसे थोड़ा क्रिटिकल केसेज़ से नाता थोड़ा कम है बिकॉज़ मैं सर्जन हूँ और सर्जरी हम लोग यूजुअली स्टेज 4 में कम करते हैं। बहुत ही रेयर केसेज़ में करते हैं स्टेज 4 में सर्जरी, तो यूजुअली वी डू सर्जरी इन स्टेज 1, 2 एंड 3। मैम कीमो बहुत ही डरावना वर्ड है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका तो ज़िक्र आता ही है। तो आप ज़रा बताएँगे कीमो को लेकर लोगों के मन में ये जो चलता है वो क्या सच में ऐसा होता है कि कीमो चलने के बाद लोग अपनी लाइफ़ को मतलब वेस्ट हो गई लाइफ़ उनकी? ऐसा जो आप कह रहे हो, ऐसी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि ऐसे कई मरीज़ आते हैं हमारे पास जिनको मैं जब भी कहती हूँ कि हाँ, आपकी सर्जरी होगी, लेकिन आप एक काम कीजिए पहले आप कीमोथेरेपी करवा लीजिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो वे वो ऐसे कहते हैं, "नहीं, नहीं, 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 हमारा कीमो मत करवाइए, कीमो लग जाएगी तो फिर तो सब खत्म हो गया।" तो इनफैक्ट दोनों तरीके से है। कुछ लोग कहते हैं सर्जरी हो गई तो सब खत्म हो गया और कुछ लोग कहते हैं कीमो हो गई तो सब खत्म हो गया। सो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ना ही कीमो और ना ही सर्जरी दोनों से कुछ भी खत्म नहीं होता। कीमोथेरेपी के हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो कि आपके डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते। बाकी ऑब्वियसली जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कीमोथेरेपी है वो हमारे रैपिड डिवीज़न वाले सेल्स पे असर करती है, तो उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब कीमो कंप्लीट हो जाती है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्ट हो जाते हैं। बाल वापस से वो आपने लोगों को देखा होगा जिनको कीमो लगी, उनके बाल गिर गए, उनके बाल वापस से आ गए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं बिता रहे हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपी से डरना नहीं है। बिल्कुल कीमोथेरेपी एक नॉर्मल दवाई नहीं है। आप राह चलते कीमोथेरेपी नहीं कि कीमो की गोली है चलिए हमने खा ली, ऐसे तो नहीं होता, है ना? लेकिन कीमोथेरेपी एक ऐसी दवाई है जो आपकी जान गँवाने वाली नहीं बल्कि आपकी जान बचाने वाली दवाई है। मैम रसिया ने ये दावा किया है कि उसने एक वैक्सीन बनाई है जो कि कैंसर से लड़ सकता है और कैंसर के पेशेंट को ठीक कर सकता है। क्या इंडिया में भी ये पॉसिबल है? सबसे पहली बात है कि रशिया जो दावा करता है कि उसने वैक्सीन बनाई है, इट इज़ जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सो बेसिकली ये एक टाइप का इम्यूनोथेरेपी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर के हर अंग में अलग-अलग तरीके का कैंसर होता है। वैसे ही हर इंसान की बॉडी में जो कैंसर है, वो अलग-अलग जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। तो वो और एक ही एक ही इंसान में जो कैंसर है, वो अलग-अलग टाइप के सेल्स की वजह से हो सकता है। तो जो रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो हो सकता है कि जो एक इंसान आए जिसे कैंसर है, उससे उन्होंने सेल्स लिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने एंटीबॉडी बनाई व्हिच इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी और वो उन्होंने उसे दे दी, सो उसका इफ़ेक्ट आया। बट देन अगेन इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कि कोविड वैक्सीन बना ली, अब हम पूरे इंडिया में सबको कोविड वैक्सीन दे देंगे, तो अब कोविड नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है। इट इज़ टाइप स्पेसिफिक, जेनेटिक स्पेसिफिक। So it is just another form of immunotherapy and it is not a vaccine. मेरा लास्ट सवाल है अवेयरनेस को लेकर। जैसे आप गाँव देखते हैं, छोटे कस्बे देखते हैं हुँ। और हम शहर को देखते हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को ताकि वो कैंसर को लेकर जागरूक हो सकें? लोगों को से कितना सजेशन है कि छोटे से छोटे सिम्पटम को इग्नोर ना करें और दूसरी बात जो हमारे देश में काफ़ी लोग डिनायल में रहते हैं कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? तो जी भई देखिए कैंसर किसी को भी हो सकता है। मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं खुद कैंसर की डॉक्टर हूँ बट मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो पहले तो ये डिनायल फ़ेज़ में जो हम लोग चलते हैं, उससे दूर रहना है। दूसरी बात अगर पता भी चल जाता है कि कैंसर है, तो उसके बाद भी कई बार लोग सही जगह पे इलाज नहीं कराते हैं। तो वो थोड़ा-सा लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर कैंसर है, तो कैंसर के डॉक्टर से ही इलाज कराएँ और किसी के पास ना जाएँ। कि चलो हम झाड़-फूँक करा लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं, ये तो डॉक्टर जी साहब तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं। मेन जो प्रॉब्लम है, वो है हम जो इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है, वो है इग्नोरेंस क्योंकि हमारे पास जो कई इतने बड़े-बड़े कैंसर्स ने इतने बढ़े हुए कैंसर्स आते हैं, तो वो तो इग्नोरेंस की वजह से ही है कि हाँ जी, चल रहा था बस किसी से तरह से काम।
तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर सकें तो शायद वी कैन या फिर वैसे लोग जो मतलब मेडिकल पे ऐसे चले जाते हैं कि पेन हो रहा है तो मेडिसिन ले लिया, फीवर है तो हाँ, खुद मेडिसिन। पे जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की प्रॉब्लम तो है ही हमारी कंट्री में कि चलो पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं मेडिसिन ले ली। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि यही चीज़ कल को काफ़ी सीरियस इश्यू होके उनके पास वापस आ सकता है। काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली डॉक्टर सुगंधा मैम से, और आगे भी हम पार्ट वाइज कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें, अगर मैम ने हमें टाइम दिया तो। बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद मैम आपका हमें समय देने के लिए, और आपसे भी हमें रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक आते रहें। इनके चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कैंसर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड और वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।